जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर में। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं इंग्लिश का क्लास आप लोगों के लिए। तो आज थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, क्या होता है ग्रामर और क्या होता है इंग्लिश। तो सबसे बाबू पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। किससे शुरुआत करते हैं बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज से। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि बेटा कोई भी टॉपिक होता हो उसको पढ़ने से पहले उसके मूल जो बेसिक पार्ट होता है, फंडामेंटल, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फंडामेंटल जो इसका होता है ना, यही हमारा सबसे जड़ होता है। और न्यू जब तक से मजबूत नहीं रहेगा ना बेटा, तो आप दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, झटका सा हल्का भी आंधी आएगा ना तो आपको उखाड़ फेंकेगा। किसी भी पौधे को लगाते हैं तो उसका जड़ मजबूत करना जरूरी होता है। तो हम लोग को भी एक पौधा की तरह है, और जब तक से हम लोग का फंडामेंटल जो बेस हम लोग का न्यू है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हल्की भी आंधी आएगी तो उखाड़ के फेंक देगी। जैसे एक छोटे से पौधा ले लो, उसको भी अगर उसका जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो वो आंधी की बारिश का बूंद भी टिपकेगा तो उखड़ जाएगा। तो चलिए बेटा, हम लोग सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज से डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि पूरा इंग्लिश का फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज इसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। इसको एक तो बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच, एक सब्जेक्टिव अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। दो तरीके से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का स्टडी करते हैं बेटा, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अक्सर बेटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो भागों में तो इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करने की दृष्टि से खंडित किया गया है, लेकिन बेटा हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच की दृष्टि से क्वेश्चन करता है, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच। हमारा एग्जामिनर जो होता है ना, वो हमेशा हमको किस दृष्टि से क्वेश्चन पूछता है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच से। अब देखो बेटा, इन दोनों को भी एक दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। इसको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स, फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच में जो हमारा क्वेश्चन करने का जरिया होता है ना, वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी निश्चित पॉइंट पे क्वेश्चन करेगा, जबकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में डेफिनेट नहीं होता है। देखते हैं कि हम लोग 10th क्लास का एग्जाम देते हैं बिहार बोर्ड का। अब उसमें हम लोग सिलेबस से तो अपना पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है जो हमारा सिलेबस से बाहर होते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन हुआ बेटा। इसको हम लोग फैक्ट बेस्ड मतलब फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब हमारा जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन करने का दृष्टि उसका फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन के दृष्टि से होता है। तो चलो बेटा, इतना तो हम लोग ने जान लिया। अब देखो बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में ये तो हमारा क्वेश्चन दायरा आप लोग को बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें हमारा एग्जामिनर जो होगा किस तरह से क्वेश्चन करेगा, तो हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच दो तरीका से इसको बांटा जाता है। तो हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं करते हैं तो हमको क्या दृष्टि है, हम लोग इस स्थिति से पढ़ेंगे, किस तरह? वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन भी बाहरी दृष्टि से पूछा जाता है तो पढ़ने का भी दायरा बाहरी दृष्टि से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में होता यूँ है कि आपका सिलेबस तो लेकर चलेगा ही चलेगा, साथ में साथ आपका बाहर से भी जो मेल मिलावट आता है, जैसे एक्स्ट्रा मैथ बोलते हैं ना, मैथ एक सिलेबस में हो गया, उसके साथ एक्स्ट्रा मैथ या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब अंतर्गत आ जाएगा। तो बाबू हम लोग भी इसी दृष्टि से पढ़ेंगे, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग सिलेबस को अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एक और देखो। इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा हम लोग इसको बेटा हम लोग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड। अभी हमारा जो साउंड हुआ ना, इंग्लिश में बेटा कुल साउंड 44 होते हैं। कितना होता है बेटा? 44 होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड, इंग्लिश लैंग्वेज को एक तरह से साउंड बोलते हैं। साउंड मतलब ध्वनि, सबको पता होगा। और कुल इसके
अब देखो बेटा, ये वॉवेल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। तो जो साउंड वॉवेल कार्ड से उत्पन्न होता है ना, उसे हम लोग वॉवेल साउंड कहते हैं। वॉवेल कार्ड से जो साउंड उत्पन्न होगा उसे वॉवेल साउंड कहेंगे। अब ये वॉवेल साउंड जो होता है बेटा हमारा 20 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है इंग्लिश में बेटा? 20 होती है। वॉवेल साउंड की संख्या इंग्लिश में 20 होती है। वॉवेल साउंड की जो संख्या होता है वो इंग्लिश में 20 होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड की कुल संख्या कितना होता है बेटा? 24। दोनों मिलाकर 44 हो गया, 24। अब बोलो कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? तो वॉवेल साउंड मतलब जो वॉवेल कार्ड से उत्पन्न हो। अब ऐसा साउंड जो वॉवेल कार्ड से उत्पन्न ना हो तो उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो अदर देन जो वॉवेल कार्ड से उत्पन्न नहीं होगा तो किसी दूसरे साउंड से उत्पन्न होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखो बेटा, ये हमारा वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, इतना तो बात क्लियर है। अब थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में आगे आते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पर हम बताते हैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, लेटर। व्हाट इज लेटर? ये लेटर क्या होता है बेटा? तो देखो लेटर हमारा दो भागों में बटा है, एक वॉवेल लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर। एक बेटा हम लोग का होता है वॉवेल लेटर। अब वॉवेल लेटर की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? तो 5 होती है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल लेटर की कुल संख्या जो होती है 5 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा 5 जो होता है वो वॉवेल लेटर्स होता है। और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंट। देखो हमारा जो अल्फाबेट होता है ना बेटा, इंग्लिश में अल्फाबेट जो होता है वो अल्फाबेट जो होता है बेटा, इसकी कुल संख्या 26 होती है। हमारे इंग्लिश में जो होता है अल्फाबेट 26 होता है। और इसमें से 5 जो होता है बेटा हमारा वॉवेल लेटर हो जाता है। और 21 जो बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो जाता है। तो बेटा वॉवेल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 हो गया। तो अब बचा हमारा 21, तो वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गया। तो ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दो, बाकी सारा अल्फाबेट्स में से जो बचता है वो हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। अब बेटा अल्फाबेट क्या होता है? तो ए से लेकर जो जेड तक के लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक के लेटर्स, वो हमारा अल्फाबेट आ जाते हैं बेटा। जैसे हम आप लोगों को अल्फाबेट सारा लिखकर यहाँ पे डिनोट्स करते हैं। हम आप लोगों को पूरा अल्फाबेट लिखकर डिनोट्स कर रहे हैं। देखो बेटा ये हमारा ए हो गया, बी, सी, थोड़ा बाबू हम लोग इसका स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू,
सफिक्स और एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। सपोज दैट कि वर्ड एक रूट है, वर्ड क्या है बेटा? रूट है। तो इस रूट को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स के। तो इस प्रीफिक्स और सफिक्स के मिलने से हमारा बन गया एफिक्स। ये तो मिल गया हमारा एफिक्स। तो फिर वर्ड कहाँ गया, है ना बात? मान के चलो सपोज दैट बेटा कि वर्ड हमारा क्या है? एक रूट है और इसको दो भागों में बांट देते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स में। और सफिक्स में, और इसके मिलने से हमारा मिल गया एफिक्स। अगर बेटा हम एक काउंट शब्द लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर ले लेते COUNT, काउंट हमारा क्या हो गया? रूट हो गया। ये हमारा काउंट क्या हो गया? रूट हो गया। यहाँ पे हमारा काउंट क्या हुआ? रूट हुआ। और इसमें हम ऐड करते हैं प्रीफिक्स के रूप में अन। क्या ऐड कर दिया बेटा? अन। प्रीफिक्स हमारा क्या लग गया? अन। और सफिक्स क्या लग गया? एबल। क्या लग गया बेटा? एबल। तो हमारा मिलकर क्या बना? अनकाउंटेबल। क्या बन गया बेटा वर्ड? अनकाउंटेबल बना ना? तो आप लोग अब तक वर्ड का अर्थ समझ गए होंगे कि अगर वर्ड को एक रूट समझते हैं हम लोग, तो अगर हम रूट एक काउंट लेते हैं, रूट को क्या लिया बेटा? एक काउंट लिया, और हम इसमें प्रीफिक्स अन ऐड कर देते हैं और सफिक्स एबल ऐड करते हैं, तो हमारा पूरा वर्ड मिलकर क्या बनता है? अनकाउंटेबल। क्या बन गया बेटा? और ये अन और एबल दोनों मिलकर अनएबल, ये क्या बन गया हमारा? एफिक्स। क्या बन गया बेटा? एफिक्स। अब तक आप लोग को वर्ड समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बेटा? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हमने तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ग्रामर क्या होता है। व्हाट इज ग्रामर? इंग्लिश वर्ड है तो इसमें ग्रामर की तो भूमिका हो गई है बेटा। चलिए अब हम लोग ग्रामर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम साफ करते हैं। जैसे कि बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया ग्रामर। क्या लिख दिया? ग्रामर। अब आपसे किसी ने पूछ दिया व्हाट इज ग्रामर, तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि अ ग्रामर इज दैट साइंस बाय व्हिच वी कैन लर्न द करेक्ट स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने बोला क्या बोल दिए, ऐसे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो लग रहा है लंदन से कि इंग्लैंड से आए। तो ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर लिखकर एक एक शब्द का अर्थ तोड़कर बताते हैं, ग्रामर का मतलब क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर हम लिखते हैं अ ग्रामर इज दैट साइंस बाय व्हिच we can be learn the correct speaking, reading and writing अब देखिए बेटा हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, आसानी से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा बेटा ग्रामर, इसका मतलब कि व्याकरण। ग्रामर का हिंदी में क्या होता है बेटा? व्याकरण। व्याकरण, ठीक है? इज दैट, वह, इज है, व्याकरण वह है। तो अब वह क्या है? तो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है साइंस। साइंस मतलब शास्त्र या विज्ञान। व्याकरण वह विज्ञान है या वह शास्त्र है, तो यहाँ पर हम शास्त्र लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो व्याकरण वह शास्त्र है। बेटा आप लोग सोचिएगा कि हिंदी जो होता है एकदम लाइन से लिखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है, लिखे तो व्याकरण का लिखेंगे अग्रामर, वह का दैट, तो अग्रामर दैट, शास्त्र का साइंस, है का इज। तो बेटा ये ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश हमारा अपना वर्जन लेकर चलता है, कहता है कि हम उल्टा पुल्टा हैं, थोड़ा सा टेढ़ है तो थोड़ा टर्न बनकर चलो।
समझ में आएंगे। तो यहाँ तक तो बेटा आप लोग को आई होप बात क्लियर होगी कि इंग्लिश क्या चीज़ है और कैसे है। मतलब ग्रामर हमने बताया आप लोगों को कि ग्रामर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं व्याकरण। तो व्याकरण हम लोग जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि व्याकरण में बेटा हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। क्योंकि व्याकरण हमारे पूरे हिंदी को या फिर इंग्लिश में ग्रामर पूरी इंग्लिश को शुद्ध बनाता है। वो लैंग्वेज को, भाषा को शुद्ध बनाएगा, आपका रीडिंग से शुद्ध बनाएगा। अगर ये ग्रामर नहीं रहता तो आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन आज इसका देन है कि आप एक एक वर्ड, एक एक लेटर पर केयर करते हैं कि हर्षिकार, दीर्घिकार, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब आप लोग केयर करते हैं। किसका देन है? आज ग्रामर का देन है। तो चलिए बेटा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं समय बिना गवाए। तो ग्रामर हमने जान लिया बेटा कि ग्रामर किसे कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, इसको 8 भागों में बांटा गया अध्ययन करने के लिए। अब वो कौन कौन से? तो देखो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। क्या बोलते हैं बेटा? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। तो थोड़ा सा बेटा हम लोग एक कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? एक कहानी। आइए आप लोग को सुनाते हैं। एक साइड हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक साइड लिख देते हैं शब्द भेद। नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दों का भेदन। देखो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड का रहने वाला है, अंग्रेज है ये, इंग्लैंड का रहने वाला है। ये एक बॉय है। क्या है बेटा? ये एक बॉय है। और शब्द भेद ये इंडियन है, क्योंकि हमारा हिंदी जो चलता है वो इंडिया में ही सबसे अधिक चलता है। तो ये हमारा इंडियन है, ठीक है बेटा। और ये गर्ल है। क्या है? गर्ल है, ठीक है। अब देखो ये बॉय और ये गर्ल। अब क्या होता है बेटा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये भारत, वैसे भी भारत हमारी देवों की भूमि है। यहाँ पे कौन नहीं दर्शन करने आता है। यहाँ इतना ज़्यादा तीर्थ स्थल, भ्रमण स्थल, और यहाँ की प्रकृति इतनी सुंदर है ना बेटा कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय जगह के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो था ये इंडिया में घूमने के लिए आया। किस लिए आया? घूमने के लिए। इसको इंडिया में एक शब्द भेद नामक लड़की से प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? शब्द भेद नामक लड़की से। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है कि शब्द भेद के साथ शादी कर लेता है। क्या कर लेता है? उसको भी मन था हिंदी सीखने का और इस शब्द भेद को भी मन था इंग्लिश सीखने का, तो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब ये एक बात बताओ बेटा कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति है जो शादी करेगा और वो रिप्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा? कोई नहीं। आजकल तो ऐसा वर्जन आ गया है कि बिना शादी के ही रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। ये तो शादी की ही बात है। तो जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद के साथ लव किया और शादी कर लिया, तो इसके हर दुनिया के माता पिता है कि जिसकी शादी हो वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे की ख्वाहिश हर किसी की होती है। इन दोनों के भी बच्चे की ख्वाहिश हुई और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 8 नहीं बेटा, 6, हाँ 8 ही पुत्र हुए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पुत्र? 8 पुत्र। अब वो कौन कौन से हुए? तो देखो बेटा पहले पुत्र का नाम था हमारा नाउन। क्या नाम था? नाउन। दूसरे का प्रोनाउन। तीसरे पुत्र का नाम था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्या नाम था बेटा? एडजेक्टिव। चौथे पुत्र का नाम था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। पांचवा का एडवर्ब। छठे पुत्र का नाम था बेटा हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। सातवां का नाम था कंजंक्शन। और 8वें पुत्र का नाम था एंड्रोजेक्शन। एक बात बताना बेटा हमको
हमको, दुनिया का ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसका नाम नहीं। बताओ, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका नाम नहीं। जरा सोचो, अगर किसी का नाम नहीं होता हम उसको कैसे बुलाते? ए 1 नंबर इधर आओ, ए 2 नंबर इधर आओ, ऐसे कह के बुलाते ना। लेकिन प्रकृति का ये सौंदर्य को देखो थोड़ा, ये विधि का विधान है कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु का नाम रख दिया है, सबको नाम रख के बुलाते हैं। जैसे नाउन, नाउन इधर आओ, प्रोनाउन इधर आओ, एडजेक्टिव इधर आओ, सबको नाम रख के बुलाएंगे ना। तो जब हमारे मम्मी पापा के बच्चे हैं और उनके बच्चे का नाम है, तो फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बच्चे होंगे तो इसके बच्चों का नाम नहीं होगा? बताओ आप ही लोग, कैसे होगा थे यार? नाम थोड़ा सा देख लो, सबका नाम होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या किया? शब्दभेद से शादी कर लिया और शादी के बाद रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन के बाद इसके 8 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम नाउन, दूसरे पुत्र का नाम प्रोनाउन, तीसरे पुत्र का नाम एडजेक्टिव, चौथे पुत्र का नाम वर्ब, पांचवें पुत्र का नाम एडवर्ब, छठा पुत्र का नाम प्रीपोजिशन, सातवां पुत्र का नाम कंजंक्शन और आठवां पुत्र का नाम इंटरजेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? तो हम लोग बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर में अध्ययन की दृष्टि से वाक्यों में अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या बेटा, अगर इंग्लिश ग्रामर को अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया होता तो क्या इसको स्टडी करना संभव था? संभव था, लेकिन बहुत हार्ड पड़ता। इसीलिए इसको आसान करने के लिए इसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, ताकि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एक एक को आसानी से स्टडी में ला सके। तो इन सभी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये बात क्लियर बेटा? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पुत्र नाउन से, क्योंकि दुनिया में हर किसी के माँ बाप है और हर किसी का बच्चा है, और हर किसी के बच्चे हैं तो उनका कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ काम है, कुछ का परिचय है। अब आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी मम्मी पापा के बेटे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, आपसे किसी ने रास्ते में मिल गया और उसने आपसे पूछा आपके पिता का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताइएगा। तो फिर ये नाउन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ये किसका पुत्र है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पुत्र है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाउन नाम है। अभी इसका काम क्या है? तो इसके अंतर्गत बहुत सारे काम है। तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास